Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. First of all, let me apologize for the delay of the videos. बहुत सारे दिन हो चुके हैं मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई due to some family issues. पहले I got ill, then some mishappening happened in my family. तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां हुई and I was not able to post the videos or record the lectures. And after that, Diwali came actually. तो and दिवाली पे क्या ही होता है. So I was not able to post or record the videos, तो उसके लिए please forgive me. I apologize for that. Now we will be continuing with our topics. ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेबस हमारा नहीं बाकी है, सिर्फ 4th और 5th चैप्टर है जिसमें हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा. हाँ, मतलब थोड़ा टाइम हम कह सकते हैं क्योंकि हम इसको बहुत धीरे से, बहुत कैजुअली, बहुत प्यार से इसको हम समझने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन बाकी टॉपिक्स में उतना टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, 6th चैप्टर 7th चैप्टर बहुत इजी है और आई थिंक 8th और 9th चैप्टर इज नॉट देयर इन योर सिलेबस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 8th और 9th चैप्टर इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. तो आपका जो रिक्वायर्ड सिलेबस है बाय द एंड ऑफ दिसंबर वी विल बी कंप्लीटिंग दैट इज फॉर श्योर. ऑलराइट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. रिवीजन क्लासेस होंगे, बहुत छोटी होंगी, जितना जल्दी हो सके हम चैप्टर को कवर कर सकते हैं, लाइक 1 आवर मैक्सिमम 1 घंटे में चैप्टर कवर करा देंगे रिवीजन में. फाइन, तो ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, क्योंकि हमने 4th चैप्टर में बहुत एक्साइटमेंट से शुरू किया था और उसमें ऐसी बीच में अड़चन आई थी कि एक वीडियो अपलोड होने के बाद वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने में पूरा आई थिंक 1.5 मंथ लग गया है. तो आज उसके सेकेंड वीडियो अपलोड करने जाएंगे हम और करेंगे बेसिकली. तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज अपने टॉपिक में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. इंट्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डन विद, राइट. ऑलराइट, चलें. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. देखो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसी चीज है, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो बाहर से विजिबल नहीं होते. जैसे अगर आपको फीवर है तो आप टेम्परेचर चेक करें, आपको पता लग जाएगा कि फीवर है ना. अगर फीवर के बजाय कोई और भी आपको प्रॉब्लम है तो आप ब्लड टेस्ट कराएं, स्कैनिंग कराएं, सोनोग्राफी कराएं. बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसके थ्रू आपको पता लगता है, मतलब बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी हम पता कर सकते हैं with the n number of tests available in the market or we can say in the hospitals and all. लेकिन साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उसके लिए क्या हम कोई पर्टिकुलर टेस्ट यूज कर सकते हैं? इफ आई टॉक अबाउट टुडे तो यस वी कैन डू दैट. लेकिन अगर हम बात करें 90s 18 और 17th सेंचुरी की, तब उस वक्त क्या हमारे पास टेस्ट अवेलेबल थे? नहीं थे. तो जो चीज फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जो चीज कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं है, जिस चीज को हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तकलीफ क्या है समझ नहीं पा रहे हैं, जिस इंसान को तकलीफ है वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उस चीज को लोग क्या कहेंगे? भूत चढ़ गया, है ना. और क्या बोलते, माता आ गई, और ये बहुत सारे इस तरह के हम टर्म्स यूज करते हैं, है ना. ये वही चीज है हिस्ट्री में, यानी कि जब एंशियंट टाइम में किसी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को जब कोई भी साइकोलॉजिकल इशू जब हो रहा था, कोई भी उसको जब डिसऑर्डर हो रहा था, या कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया किसी को हो गया है, आज हमारे पास टर्म है स्किज़ोफ्रेनिया, आज हमारे पास टर्म है एंजाइटी, उस वक्त नहीं थी. डिप्रेशन में है कोई तो क्या बोलेंगे, तो पागल हो गया है ना. और फिर पुरानी फिल्में, ओ माय गॉड, आई डू रिमेम्बर दैट मूवी, पागल है तो पत्थर मारो उसको. पागल, सामने वाला आपको पत्थर मार रहा है नहीं मार, डजंट मैटर, वो पागल है तो आप उसको पत्थर मारो पहले. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन पुरानी मूवीज ना, गोविंदा वगैरह की मूवीज में मैंने देखा है. उस वक्त ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत अपने चरम सीमा पे थे. और एक मूवी थी, मैंने उसमें देखा है स्किज़ोफ्रेनिया को बहुत ही अलग लेवल पे इन्होंने प्रेजेंट किया है. मतलब मैंने जब बाद में वो मूवी देखी थी ना, आई वाज लिटरली लाफिंग लाइक एनीथिंग.
यानी कि इनिशियली जब मैंने देखी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वाह क्या कॉन्सेप्ट है, स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा होता है। उसके बाद जब एक्चुअली मैंने उस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा कि एक्चुअली होता क्या है स्किज़ोफ्रेनिया, आई वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग। What nonsense they created at that time. One movie was there, जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु की मूवी है, मदहोशी नाम है शायद, और वो मूवी इट वाज लिटरली पथेटिक, पथेटिक मूवी। वो तो उस वक्त अच्छा है लोगों ने पढ़ा नहीं था तो शायद वो थोड़ी बहुत चल गई होगी। अगर आज के टाइम पे इस तरह की मूवीज बनाए, पत्थर पड़े लोगों को, अंडे सड़े हुए टमाटर पता नहीं क्या क्या फेंक के लोग इन पे बहुत ही नॉनसेंस मूवी थी वो, लिटरली। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है और उस मूवी में क्या दिखाया था, ये हम तब पढ़ेंगे, तब करेंगे जब हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आज हम जो साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग हमने क्रिएट करी है, वो किस तरीके से चेंजेस आए हैं, किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, राइट। तो उसके बारे में हमें क्या जानना जरूरी है, हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री में क्या होता है, एक थ्योरी है जो क्या कहती है, स्टिल एनकाउंटर टुडे, अभी भी इस चीज को हम फेस करते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये चीज मानने जाती है कि क्या है थ्योरी, कि abnormal behavior can be explained, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं by the operation of supernatural and magical forces such as evil spirit, भूत प्रेत और devil, शैतान। भूत प्रेत चढ़ गया, भूत चढ़ गया भाई, ये चीजें अभी भी कहीं कहीं मतलब जगहों पे इंडिया में मतलब है, बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस वगैरह हैं, तो वहां पे ये चीजें अभी भी चलती हैं। हाँ, एग्जैक्ट एरिया लोकेलिटी के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, बट ऐसा होता है कई जगहों पे अभी भी। एक्सोर्सिज्म, एक्सोर्सिज्म क्या है, दैट इज रिमूविंग द इविल दैट रिसाइड्स इन द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के अंदर इविल है, शैतान है, भूत प्रेत है, उसको वहां से निकालना थ्रू व्हाट, काउंटर मैजिक, उल्टा जादू करके, और प्रेयर इज स्टिल कॉमनली यूज्ड, इस चीज को हम अभी भी यूज करते हैं। और जो इस चीज को मतलब जो भूत प्रेत को निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ओझा, ठीक है, या शामन, शामैन is the person who is believed to have contact with supernatural forces। भूत प्रेत से इनके कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो कहते हैं तुम निकलो बाहर, और भूत प्रेत इनकी बात मान के निकल जाते हैं। थ्रू विच स्पिरिट्स कम्युनिकेट विद ह्यूमन बींग्स, जिनके थ्रू आत्माएं जो है वो इनसे कम्युनिकेट करती हैं, तो ये एक्सोर्सिज्म उस प्रोसेस को कहा जाता है। सेकेंड थियरी क्या है, बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक अप्रोच, ये क्या बोलती है, इंडिविजुअल्स बिहेव स्ट्रेंजली बिकॉज देयर बॉडीज एंड देयर ब्रेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब उनको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, वो इसलिए है क्योंकि उनकी बॉडी और उनके ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। बायोलॉजिकली ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब उस वक्त तो ऑफ कोर्स ब्रेन को भी स्कैन वगैरह करके हम नहीं बता सकते ना कि ब्रेन में एक्चुअली दिक्कत क्या है, आज तो हम कर सकते हैं, उस वक्त नहीं कर सकते थे। तो जब दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, दिमाग के अंदर फिजिकली कोई डैमेज हुआ है, तो इसी वजह से लोग अलग तरीके से या स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, according to this point of view, psychological problems are caused by inadequacies in the way an individual thinks, feels and perceives the world। ये चीजें भी एक टाइम पे हुई हैं, इस तरीके से लोगों ने सोचना समझना शुरू किया था कि जब कोई भी इंडिविजुअल उसकी सोच में, उसकी फीलिंग्स में, ये जिस तरीके से वो सामने ना दुनिया को देखता है, अपने अराउंड जो वर्ल्ड है, जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, लोकेलिटी है, इन सब चीजों को एक इंसान किस तरीके से देख रहा है, जब वो चीजें डैमेज हो जाए, यानी कि बेसिकली व्हाट, थॉट प्रोसेस जब डैमेज हो जाती है, तब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है। दैट इज साइकोलॉजिकल अप्रोच, है ना। ये तो समझ में आ गया ना, इसमें तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। in the ancient western world, ancient western world में क्या है, it was a philosopher, physician of ancient Greece such as Hippocrates, Socrates and in particular Plato। अब ये जो तीन लोग थे, ये तीन बहुत बड़े philosophers हैं, right। तो उस वक्त ये तीनों ग्रीस में बहुत पॉपुलर थे, इन तीनों ने बहुत सारी थियोरीज दी हैं। फिलोसोफर्स क्या होते हैं, अपनी सोच को, अपनी फिलोसफी को लोगों तक पहुंचाते हैं,
ऑब्जर्व करके अपनी फिलोसफी बनाते हैं, राइट। हु डेवलप्ड ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच एंड व्यूड डिस्टर्ब्ड बिहेवियर एज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इमोशन एंड रीजन। इन्होंने क्या बोला कि डिस्टर्ब्ड बिहेवियर इसलिए है या इसलिए पैदा हो रहा है, अराइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इमोशंस में और रीजन में कन्फ्लिक्ट है। हम जो फील कर रहे हैं, आई एम फीलिंग सैड, और मुझे नहीं पता उसका कारण क्या है, मतलब रीजन ये है, इमोशन ये है, उसमें कंफ्लिक्ट हो रहा है, अपोजिट वो है, फोर्सेस है, समझ नहीं आ रहा है खुश होना है कि रोना है, मतलब वो अजीब सा काइंड ऑफ सिनेरियो है। उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, उस चीज को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आया था, गैलन। गैलन का अप्रोच आई थी। गैलन ने क्या बोला था, बहुत ही प्यारी सी थियरी दी है गैलन ने। कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ। गैलन ने बोला 4 ह्यूमर्स, 4 तरह के लिक्विड हैं, लिक्विड में के जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से पर्सनल कैरेक्टर या टेम्परामेंट बनता है। 4 जो अकॉर्डिंग टू हिम द मटेरियल वर्ल्ड वाज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, व्हिच कंबाइन टू फॉर्म 4 एसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेगम। तो कहीं ना कहीं इसका साइकोलॉजिकल इश्यूज जो भी कोई भी इंडिविजुअल फेस कर रहा था, उसका बेसिस कहाँ पे था, फिजिकल प्रॉब्लम्स में। आपके बॉडी के अंदर 4 तरह के लिक्विड हैं, ठीक है, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेगम। अब चारों में जब इंबैलेंस हो जाएगा, ब्लड बढ़ जाएगा तो एक तरीके की कैटेगरी सामने आ जाएगी, ब्लैक बाइल अगर बढ़ गया तो अलग तरीके की, येलो बाइल बढ़ा तो अलग तरीके की, मतलब इस तरीके का उन्होंने थ्योरी दी थी, which is like somewhere logical, थोड़ा हम मान सकते हैं, है ना, टू सम एक्सटेंट, नॉट एग्जैक्टली, बट इसमें इम्बैलेंस हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स सामने आते हैं, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे जब आप कॉलेज में आ जाएंगे उसके बाद। अभी इतना ही इसको याद रखना है कि 4 उन्होंने लिक्विड दिए थे, फ्लूइड्स दिए थे, ह्यूमर्स दिए थे, उसमें इम्बैलेंस हो रहा है तो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस इज सिमिलर टू द नोशन ऑफ 3 दोषास। दोषास, जिसने किस, ये दोषास के बारे में बात कौन कर रहा है, हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट कर रहे हैं या अथर्ववेद। 3 दोषास के बारे में बात कर रहा है, वाता, पित्ता एंड काफा। ये जो लिक्विड गैलन ने दिया है वो इससे कुछ जुड़ा हुआ है, लिक्विड एक रिलेटेड है, थोड़ा सा सिमिलर है, वाता, पित्ता एंड काफा। तो जो आयुर्वेद है इसका कहना ये है कि 3 तरह के लिक्विड हैं, 3 दोष होते हैं, उसमें इंबैलेंस होने की वजह से ही हर तरह की बीमारियां इन 3 लिक्विड्स की वजह से ही होती है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वाता, पित्ता एंड काफा, ओके। इसके बाद क्या हुआ था, मिडिल एजेस में डिमोनोलॉजी और सुपरस्टिशंस फिर से एक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस उन्होंने गेन कर ली थी, कि फिर से वही चीज है कि लोग क्या बिलीव कर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स वर इविल एंड देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ विच हंट। चुड़ैल ने पकड़ी इन लोगों ने, भूत प्रेत पकड़े हैं, विच हंटिंग करी है, और मेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, भूत प्रेत की वजह से आ रही है। इस टाइम पे और भी क्या हुआ था, सेंट ऑगस्टाइन, क्रिश्चियन जो क्या बोलते हैं मूवमेंट था, वो काफी जोर पकड़ा था, काफी प्रिवेल कर रहा था उस टाइम पे। तो सेंट ऑगस्टाइन ने क्या लिखा कि अबाउट द फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने काफी कुछ लिखा कि जो लोग बीमार हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो किस तरह की सैडनेस, किस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ, ग्राउंड वर्क तैयार हुआ फॉर मॉडर्न साइकोडायनामिक थियरीज ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर। अब जब रेनेसेंस पीरियड आता है उसके बाद चीजें थोड़ी बेटर होनी शुरू हुई। उसके पहले चीजें मतलब क्या होता था, लोग क्या करते थे, जब किसी के को भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता था ना, तो वो लोग चुड़ैल निकालने के बहाने या चुड़ैल निकालने के नाम पे उनके सर में, लिटरली स्कल के अंदर छेद कर देते थे, इतना मोटा वो किला सा लेके उसको ठोक देते थे, बड़ा सा यहाँ पे होल कर देते थे, बोलते थे कि यहाँ से चुड़ैल जो है, जो नेगेटिव भूत प्रेत जो भी कुछ है वो निकल जाएगा। अब वो जब घाव को ओपन छोड़ देते थे लोग, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम, लाइक जो भी इंडिविजुअल फेस कर रहा है प्रॉब्लम,
साइकोलॉजिकल इश्यूज किसी को भी हैं, वो बहुत बुरे तरीके से मतलब इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी. So it was that much negative or that much problematic at that time. तो बहुत बुरा था. लेकिन रेनेसेंस पीरियड जब आया उस वक्त काफी सारी चीजों में सुधार होने शुरू हुए थे. लोग क्या करते थे, उन लोगों को जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज है उनको पागल बोल बोल के एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब एक गांव में ऐसा हो कि घर कहीं पे छोड़ दिया है, ठीक है, कोई खाली धर्मशाला, कोई घर, कोई 4-5 कमरे का कोई भी मतलब इस टाइप से बना के छोड़ दिया, या कोई नहीं रहता है उस घर में, तो वहां पे इनको छोड़ देते थे और उनको चेन से बांध देते थे. अब बांधने के बाद कोई उनको खोलने नहीं आ रहा है, उनको अगर लू जाना है, उनको अगर पॉटी जाना है, तो वो वहीं पे लिटरली अपना जो बॉडी का डिस्चार्ज है वो वहीं पे डिस्चार्ज करते थे. ठीक है, वो इतना बुरे, इतनी गंदगी में, कोई सफाई नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत बुरे हालात में वो लोग वहां पे रहते थे, पड़े रहते थे. कोई कुछ खाने को दे रहा है तो नहीं दे रहा है, तो भूख लगी है, प्यास लगी है, दे आर लाइक डाइंग ओवर देयर. वो बहुत गंदगी में बीमारियों के साथ वो लड़ते हुए फिर वो वहां पे उनकी डेथ हो जाया करती, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन थी एट दैट टाइम. तो रेनेसेंस जब पीरियड शुरू हुआ, वहां पे इंक्रीज्ड ह्यूमैनिज्म और क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर, कि बिहेवियर ऐसा है तो क्यों है, और लोगों के अंदर इंसानियत फिर से जागी. तो जोहान रिवेयर ने क्या किया, एम्फसाइज्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम की वजह से ये लोग इस तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं. और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो आपकी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें जब दिक्कतें आ रही हैं, आप अपने आसपास के लोगों के साथ एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपको अच्छा दोस्त नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको चाहते नहीं है, तो जब इस तरह की नेगेटिविटी में आप रह रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट होना वाज नॉर्मल. इसी चीज को मेन कॉज कहा गया था, किस चीज का, ऑफ साइकोलॉजिकल disorders. So he also insisted that witches were mentally disturbed. जिसको हम चुड़ैले कह रहे हैं, वो लोग एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब हैं. उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की नहीं, उनको झाड़ फूक की जरूरत नहीं है. दे नीड सम मेडिकेशन अबाउट दैट. तो ये टाइम था रेनेसेंस पीरियड. यहाँ से ह्यूमैनिज्म और इंसानियत की फिर से शुरुआत हुई. लोगों ने क्या करना शुरू किया था, जो असाइलम बनाए गए थे जहाँ पे ये लोग पागल बोल के लोगों को छोड़ देते थे, उनको उनकी सफाइयां करवाई गई. लोगों ने, मतलब ये चीज शुरू हुई थी कम्युनिटी लेवल पे, लोकेलिटी लेवल पे, के आसपास के कुछ लोगों ने शुरू किया, चलो भाई हम हेल्प करते हैं लोगों की. धीरे धीरे लोगों को खाने के लिए बुलाने लगे, उनकी चेनें हटाई गई. ठीक है, दे वर लिविंग, उनके लिए बेडिंग एंड एवरीथिंग, साफ सफाई का ध्यान रखा गया. हर रोज कोई ना कोई आके, लोग आके मिलते हैं, 5-7 जो भी लोग आते पड़ोस के, कम्युनिटी के, वो लोग साफ सफाई करते, उनका ध्यान रखते, उनको खाना खिलाते, उनको उनके पूरा उनको क्लीनिनेस का उनका पूरा ध्यान रखते थे. तो वो वहां पे कम्युनिटी लेवल पे एक समाज सेवा के तौर पे ये सब चीजें शुरू हुई थी. उसके बाद मेंटल असाइलम की चीजें जो है वो एक रिफॉर्म मूवमेंट में धीरे धीरे करके वो चीजें कन्वर्ट हुई. फाइन, ओके. द 17th एंड 18th सेंचुरी में जब क्या हुआ था, वर नोन एज द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट. लोगों ने लॉजिकली सोचना शुरू किया था 17th एंड 18th सेंचुरी में. द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. साइंटिफिक एटीट्यूड रखा गया, लोगों ने शुरू किया, मतलब ग्रो कर रहा था साइंटिफिक एटीट्यूड. भाई साइंटिफिकली हमें सोचना होगा, ये ऐसा नहीं कि भूत प्रेत, हर एक में भूत प्रेत नहीं होता है. तो दे वर लाइक मूविंग टुवर्ड्स दैट थिंग. In the 18th century contributed to the reform movement. The reform movement के उधर contribute किया गया to increase compassion for people who suffered from these disorders. जो basically ऐसे लोग जो इस तरह के disorders को face कर रहे हैं, suffer कर रहे हैं, उनके लिए मन में क्या आया, compassion. compassion मतलब करुणा, दया. दया की एक भावना आई लोगों में कि यार कितना परेशान है, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए काइंड ऑफ. तो वहां से एक रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ. रिफॉर्म ऑफ असाइलम्स, यहाँ से शुरू होता है. असाइलम्स का रिफॉर्म हुआ, उनका पूरा काइंड ऑफ चेंजेस बहुत सारे आए, साफ सफाई एंड रिगार्डिंग, जो जैसे मैं भी बता रही थी. यूरोप में शुरू हुआ था और अमेरिका में भी शुरू हुआ अराउंड सेम टाइम, बट शुरुआत यूरोप से हुई थी. वन एस्पेक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट was the new inclination for deinstitutionalization, which placed emphasis on providing community care for recovered mentally ill individuals. यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो मेंटली इल इंडिविजुअल है उनको कम्युनिटी केयर देनी उन्होंने शुरू कर दी. कि हम शुरुआत करते, कोई करे ना करे, बट वी हैव टू फील
फॉर देम। वो लोग इतने बुरे भी नहीं है, किसी को हार्म नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो व्हाई दे आर टाइंग इन द चेन्स, they are why we are doing that, right? In recent years the main focus is on the interactional or biopsychosocial approach. तो क्या है biopsychosocial approach? क्या है? From this perspective, all three factors like biological, psychological and social plat what plat important roles play important roles in influencing the expression and outcomes of the psychological disorders. तो यानी कि तीनों लेवल पे लोग इस तरीके से सोचने लगे थे कि सिर्फ और सिर्फ हम इसको भूत प्रेत का नाम नहीं दे सकते। एक इंटरेक्शनल अप्रोच हुई है जिसमें बायोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं और सोशल इश्यूज भी हैं। तीनों ही एस्पेक्ट्स पे हमें उनको देखना होगा। तो अभी रिसेंट ईयर्स में ये जो अप्रोच है वो चल रही है। ओके, हिस्ट्री वी आर डन विद, राइट? ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। दिस इज द लास्ट पार्ट और एक स्लाइड और है इसके बाद। दैट इज इट, बहुत ही सिंपल है। इसको हम अभी पढ़ते हैं और उसके बाद वी आर डन विद फॉर टुडे। ऑलराइट, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बताओ, सोचो, क्या होता है क्लासिफिकेशन? हम किस बेसिस पे एज एन डिसऑर्डर्स को हम क्यों क्लासिफाई करें भाई? दो मिनट में तुम्हें दे रही हूँ सोचने के लिए, सोचें क्या है। ओके, सी, अगर आपको अपनी कबर्ड सेट करनी है तो आप कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं ना कि हम लेगिंग्स या पैंट्स एक तरफ, शर्ट्स टॉप्स एक तरफ, है ना, साड़ीज एक तरफ, सूट्स अलग से, और जहाँ पे सूट रखेंगे तो उसके जो अपर एंड लोअर दोनों हम एक साथ रखेंगे। रखते हैं हम इस तरीके से चीजों को, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना? वही चीज है। जिन डिसऑर्डर्स में सिमिलर सिम्टम थे उनको एक कैटेगरी में रखा गया, जो बिल्कुल अलग थे उनको अलग कैटेगरी में रखा गया। वही होती है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? जस्ट टू मेक आवर टास्क इजी। अलमारी को हम क्यों सेट करते हैं? अलमीरा को हम कैटेगरीज में करके हम क्यों सेट करते हैं? अगर हम ऐसे अलमीरा के अंदर कपड़ों को फेंक देंगे, टाइम पे कोई चीज मिलेगी? नहीं मिलेगी। और वो कपड़े ऐसे हालत में अलमीरा से निकलेंगे कि हम विदाउट आयरन किए उसको नहीं पहन सकते, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली उसको फोल्ड करके नहीं रखा था, है ना? तो वैसा ही होगा। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा डिसऑर्डर है, क्या मेंशन किया है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या है। तो उस टास्क को इजी करने के लिए हमने क्या किया, जिन जिन डिसऑर्डर्स में सिम्टम थे कि एंजाइटी है, घबराहट है, पसीना छूट रहा है, पैनिक अटैक है, तो वो इस टाइप की जो चीजें थी उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, भाई एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। डिप्रेशन है, मेनिया है, उनको हमने अलग कैटेगरी में डाला। साइकोटिक सिम्टम वाले डिसऑर्डर्स थे उनको हमने अलग कैटेगरी में डाला। ये डिसऑर्डर्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने कैटेगराइजेशन किया जस्ट टू मेक आवर टास्क इजी। So classifications are useful because they enable users like psychologists, psychiatrists and social workers to communicate with each other about the disorders. एक चीज और इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। अगर आपको कोई आके बोलता है, यू जस्ट इमेजिन फॉर योर ओन सेल्फ, कोई आपको आके बोलता है कि मुझे तो डिप्रेशन बता दिया है, आपको कैसा फील होगा? डिप्रेशन में है, मतलब एक काइंड ऑफ you will feel like something negative about the person. ये डिप्रेशन वाली बात ही क्या है? आप उसको डिमोरलाइज करना शुरू करेंगे, एक जजमेंट बना देंगे, ये तो डिप्रेस्ड है। और मे बी आप अनवांटेडली और डिलिबरेटली और लाइक चाहते हुए ना चाहते हुए आप उसको इस तरह के कमेंट्स में भी कर सकते हैं, तू तो दुखी आत्मा है, तू परेशान है, तो काइंड ऑफ, तो वो चीजें क्या है, इंसान के सेल्फ को हर्ट करती है और उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तुम तो पागल हो, ये चीजें होती हैं, राइट?
स्टिग्मा अटैच्ड है. लिटरली ऐसा हुआ था. व्हेन आई वाज टीचिंग, आई रेफर्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट टू अ काउंसलर. एक साइकियाट्रिस्ट के पास मैंने उनको भेजा. उनके फादर साहब से मैंने बात करी. मैंने कहा सर ऐसा ऐसा, उसको फ्रीक्वेंट हेडेक्स वगैरह रहते थे, काफी सारे उसको सिम्टम थे. तो आई थॉट के शी नीड सम मेडिकेशन जस्ट टू इम्प्रूव हर ओन हेल्थ. सो आई सेंट हर. जब उनके फादर साहब गए वहां पे, तो वहां नाम पढ़ा. नाम पढ़ने के बाद उनको थोड़ा अजीब लगा. देन ही वेंट इनसाइड. उनसे बात थोड़ा बहुत हुई कि क्या है, किस तरह के डॉक्टर हैं यहाँ पे, कोई पेशेंट्स नहीं है, कैसा है क्या है, मतलब चल रहा था थोड़ा. वो क्लिनिक में देखा, उन्होंने बात करी. एंड ही कॉल्ड मी बैक. उन्होंने मुझे इतना भला बुरा कहा. आप मेरी बेटी को पागल समझती हैं कि आप क्या समझती हैं, ये कोई पागल है, दिमाग के डॉक्टर के पास उसको भेज दिया है, सो एंड व्हाट नॉट. इसी वजह से क्या होता है, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ में हमने कोड अटैच किया है. ठीक है. जैसे ABC में F70 और F45, G45, इस तरीके से करके हमने कोड वहां पे डाले हुए हैं. कोड्स के साथ में क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट को डिसऑर्डर है, जस्ट क्योंकि ऑफ कोर्स एक सिंपल नॉर्मल इंसान तो उसकी फाइल उठा के खोलेगा नहीं ना, खोल के देखेगा तभी वो ऐसा तो नहीं सोचेगा ना कि बहुत ही क्या है फाइल में, सारी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं नॉर्मल इंसान देख सकता. तो देखेगा कौन, साइकाइट्रिस्ट देखेगा, साइकोलॉजिस्ट देखेगा, उनको वो कोर्स के बारे में पता है. तो ऊपर लिखा हुआ F70. तो साइकाइट्रिस्ट हो कोई दूसरे डॉक्टर को अगर वो रेफर भी कर रहा है तो कोड देखते समझेगा कि ओके ये सिम्टम्स है और ये परेशानी है. ठीक है. तो कभी भी आप किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट की आप फाइल देखेंगे तो उनके ऊपर कोड लिखा होगा. वहां पे डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर या कुछ भी इस तरीके का नहीं लिखा होता है. फाइन. ये कैटेगराइजेशन का ही एक बेनिफिट है. Okay, so help in understanding the cause of psychological disorders and the process involved in their development and maintenance. कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में डेवलप हुआ और वो अभी तक चल रहा है, तो क्या रीजन है, उसका कॉज क्या है, उसको ट्रीटमेंट की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, उन सब चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए हमने चीजों को क्या किया, क्लासिफाई किया. अब दो मेजर क्लासिफिकेशन है यहाँ पे. द फर्स्ट वन इज गिवन बाय APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसने क्या दिया है, DSM, द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर. इसका 5th एडिशन अभी चल रहा है. जो हम अभी करंटली रेफर कर रहे हैं वो DSM-5 है. ऑलराइट. एंड द अदर वन इज जो दिया है किसने, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, दैट इज ICD-10. 10th वर्जन इसका भी चल रहा है, 10th रिवीजन हम कह सकते हैं, दैट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज. इनके आपको नाम याद रखने हैं. ज्यादातर इंडिया में ICD को रेफर किया जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड इवन ICD को रेफर किया जाता है, बट DSM इज ऑल्सो वेरी गुड. राइट. तो दो डिसऑर्डर्स के वो हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के पास बुक्स होती है ना, बट टाइफाइड है तो ये इसके सिम्टम्स हैं, ये ट्रीटमेंट हो सकती है, मेडिसिन ये हो सकती हैं, प्रोबेबल रीजंस, उसकी प्रिवेलिंग रेट कितने पेशेंट्स को है, क्या है, वो प्रॉपर उनकी फाइल उस तरीके से तैयार की जाती है. तो वहाँ पे सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है वो सारी चीजें वहाँ पे मेंशन करी हुई है. ऑलराइट, that is it for today. See you tomorrow with next topic, that is the factors underlying the psychological behavior or disorders. वो हम शुरू करेंगे या देखते हैं. आई ट्राई टू बाइंड अप टुमारो इटसेल्फ. अगर नहीं हुआ तो परसों तक वो टॉपिक चलेगा. ठीक है, 2 दिन लगेंगे उसको कंप्लीट करने में. ऑल राइट. So if you have any doubt, then please do let me know. You can send me either in comment section or on my Telegram channel, that is Psyche Chat with Shikha Sharma. Okay, and then what if you're liking the video, if you are understanding whatever I'm teaching, then please do like, subscribe and share the channel. See you tomorrow. Bye bye, take care, and yes, do reading the chapter, do read the chapter. Fine. Okay, bye bye.